हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम इनकम फ्रॉम सैलरी से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि उनके एग्जाम्स हैं और मैं उन्हें सैलरी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊं, तो वो मैं आज की वीडियो में कवर कर रही हूँ। आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिले। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस ऑफ लेटेस्ट वीडियोस। क्लास शुरू करते हैं। तो ये हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें है आपका, आर अ जर्नल मैनेजर ऑफ अ लिमिटेड कंपनी इन दिल्ली रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस ऑन 1st January 2020 आफ्टर 32 years of service and submits the following particulars of his income। तो आर 1st January 2020 को रिटायर हो गया और उसकी इनकम की डिटेल्स आपको दी हुई हैं। सैलरी दिया है 12,000 पर मंथ थी। हाउस रेंट अलाउंस उसे मिलता था 3,000 पर मंथ। मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ₹17,000। कंपनी ने प्रीवियस ईयर में उसके 17,000 के मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स किए। A car of 1.6-liter engine capacity is provided by the company for official and personal use, and expenses of its running and maintenance, including salary of driver for official use, are borne by the company। तो कंपनी ने आर को 1.6 लीटर इंजन कैपेसिटी की एक कार प्रोवाइड की विद ड्राइवर, जो कि उसके ऑफिशियल और पर्सनल यूज दोनों के लिए थी। लेकिन जो एक्सपेंसेस थे, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिशियल यूज ओनली, वो कंपनी बियर कर रही थी। इसका मतलब ऑफिशियल यूज के जो एक्सपेंसेस थे वो कंपनी बियर करती थी और जो पर्सनल एक्सपेंसेस थे वो एम्प्लॉय खुद बियर कर रहा था। He contributes 20% of his salary to recognized provident fund, to which company contributes 14%। तो एम्प्लॉय अपनी सैलरी का 20% जो है वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता था और साथ के साथ जो कंपनी है उसका कंट्रीब्यूशन था 14%। ही रिसीव्ड ₹1,80,000 ग्रेचुटी। तो रिटायरमेंट के टाइम पे उसको 1,80,000 ग्रेचुटी रिसीव हुई। 1,20,000 उसको मिले एज लीव एनकैशमेंट फॉर 10 months अर्न लीव नॉट अवेल्ड बाय हिम। तो 10 months की लीव उसने अपने सर्विस में अवेल नहीं की, जो उसने अपने रिटायरमेंट के टाइम पे एनकैश करा लिया और उसका उसे 1,20,000 अमाउंट मिल गया। As per rules of the company, Mr. R was entitled to 1 month leave for every year of service। तो इसका मतलब R जो है वो उसको 1 month की लीव अलाउड था हर साल वो 1 month की लीव ले सकता था अपने पूरे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में। इसका मतलब अगर 32 ईयर्स है उसका पूरा सर्विस पीरियड, तो एक साल में वो 1 महीने की लीव ले सकता था, अलाउड थी उसको। तो 32 ईयर्स में कितने मंथ्स की हो गई? 32 मंथ्स की। ठीक है, तो पूरे 32 ईयर्स की सर्विस में वो 32 मंथ्स की लीव अवेल कर सकता था। He invested ₹63,600 in public provident fund account। His other incomes were interest on debentures दिया हुआ है other income में 80,000। He donated 10,000 to Prime Minister National Relief Fund। Compute the total income of Mr. R for the assessment year 2021। अब हमें इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि हमसे पूछा क्या गया। मैंने हमेशा आपको बोला है कि आप सबसे पहले देखो कि आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से ही हम सॉल्यूशन में अपना फॉर्मेट जो है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे हमसे सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं पूछा, हमसे टोटल इनकम पूछा है। मैंने आपको 5 हेड्स बताए थे अंडर इनकम टैक्स। 5 हेड्स कौन कौन से? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये टोटल 5 हेड्स हैं। तो हमसे पूछा गया है कि टोटल इनकम बताओ। इसका मतलब 5 हेड्स की इनकम से जो ग्रॉस इनकम आएगी वो, फिर डिडक्शंस लेस करने के बाद जो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम होती है जिसपे आप टैक्स पे करते हो, वो हमें निकालना है। तो सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी तक फॉर्मेट नहीं छोड़ना, हमें कंप्लीट फॉर्मेट बनाना है टिल टोटल इनकम। ठीक है,
तो अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में हमने फॉर्मेट बना लिया, हेडिंग हमने डाल दिया कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर आर, और एक पर्टिकुलर्स का कॉलम है, दो हमारे अमाउंट के कॉलम है। अब फर्स्ट स्टेप हमें करना है, हम क्वेश्चन रीड करते जाएंगे और जो जो पॉइंट्स हमें दिए हैं वो एक एक करके हम लिखते जाएंगे। अगर डायरेक्टली अमाउंट आप लिख सकते हो तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख दोगे, और अगर वर्किंग नोट की जरूरत है तो वर्किंग नोट हम मेंशन करके और बाद में फिर हम वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सैलरी दिया है तो हमने बेसिक सैलरी लिख दिया। अब बेसिक सैलरी कितना आएगा, 12,000 पर मंथ दिया है, तो 12,000 पर मंथ देखते ही सीधा 12,000 इंटू 12 नहीं कर देना, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। लिखा हुआ है कि रिटायर हुआ है एम्प्लॉय ऑन 1 जनवरी 2020, इसका मतलब प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉय ने वर्क किया अप्रैल 2019 टू दिसंबर 2019 तक, तो ये 9 मंथ्स ही वर्क किया है प्रीवियस ईयर में, तो 9 मंथ्स की ही सैलरी मिलेगी। तो आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी 12,000 इंटू 9। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अमाउंट यहाँ पे लिख सकते हैं, वर्किंग नोट की कोई जरूरत नहीं है, इंटू 9, 108,000। नेक्स्ट है हमारा HRA। अब HRA के केस में अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी है तो मैंने उसमें बताया था कि HRA में हम एग्जम्प्टेड वैल्यू निकालते हैं, लेकिन वो एग्जम्प्टेड वैल्यू तब निकलेगी जब एम्प्लॉय रेंटेड हाउस में रह रहा है। ठीक है, अगर एम्प्लॉय रेंटेड हाउस में नहीं रह रहा तो HRA की कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी और पूरा का पूरा HRA जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें रेंटेड हाउस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, ना ही रेंट दिया है, ना ही रेंटेड हाउस कहाँ पे है वो दिया हुआ है। इसका मतलब आर अपने ही घर में रह रहा था, तो उसको HRA की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, उसका पूरा का पूरा HRA विल बी टैक्सेबल। तो 3,000 पर मंथ उसको मिल रहा था, 3,000 इंटू, ध्यान रखना है इंटू 12 नहीं करना है, 9 मंथ्स का ही HRA मिला उसे, तो इंटू 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम अमाउंट लिख देंगे 27,000। नेक्स्ट आपका आता है मेडिकल एक्सपेंसेस, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। जो मेडिकल एक्सपेंसेस है उसका रीइंबर्समेंट अगर हुआ है, कंपनी ने रीइंबर्स किया है, तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। ठीक है, पहले एग्जाम होता था अप टू 15,000, लेकिन अब एग्जाम नहीं है, जितना भी अमाउंट अगर कंपनी ने आपको रीइंबर्स किया है मेडिकल एक्सपेंस, तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, तो 17,000 इज टैक्सेबल। फिर है अ कार ऑफ 1.6 लीटर इंजन कैपेसिटी, कार प्रोवाइड की है, तो ये आपके लिए परक्यूजिट है, तो परक्यूजिट की वैल्यू तो हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ कार की, ये जो फैसिलिटी मिली है कार की ड्राइवर के साथ, उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने से पहले आप पहले की जो वीडियोस हैं इनकम फ्रॉम सैलरी की, जिसमें मैंने सारे अलाउंसेस, परक्यूजिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स बताए हैं, आप पहले वो वीडियोस देखोगे तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। सीधा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे तो शायद समझ में ना आए, ठीक है, या डिफिकल्ट रहेगा समझना, तो बेटर है आप पहले पुरानी वीडियोस देख लो। अब हमें वैल्यू ऑफ कार निकालनी है। ठीक है, तो कार की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा, एक मैं आपको टेबल दिखा रही हूँ। ठीक है, इस टेबल के थ्रू हम समझेंगे कि वैल्यू ऑफ कार क्या होता है। तो हमें क्या दिया है, हमें सर्कमस्टांसेस दी हैं, इंजन कैपेसिटी दी है, तो दो कॉलम में हमने क्या लिखा हुआ है, इंजन कैपेसिटी डज नॉट एक्सीड 1.6 लीटर्स। अगर कार की इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर्स तक है तो हम ये वाला कॉलम कंसिडर करेंगे, अगर कार की इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर से बढ़ जाती है तो हम ये लास्ट वाला कॉलम कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब इस टेबल में आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो कुछ पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट में वेयर द मोटर कार इज ओन्ड और हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, यानी जो कार है वो एम्प्लॉयर की है,
एंड एक्सपेंसेस आर मेट और रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब कार भी एम्प्लॉयर की है और जो उस कार पे सारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो भी एम्प्लॉयर ही कर रहा है। ठीक है, अब इसमें सब पॉइंट्स हैं ए, बी और सी। पहला पॉइंट क्या कहता है? फॉर ऑफिशियल पर्पस, इसका मतलब कार जो है वो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है। दूसरा, फॉर पर्सनल पर्पस, कार पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है। और थर्ड पॉइंट, कार इज यूज्ड पार्शियली फॉर ऑफिशियल एंड पार्शियली फॉर पर्सनल पर्पस। तो हेडिंग, मेन हेडिंग हमारी क्या हो गई? मेन हेडिंग हो गई कि जो कार है वो एम्प्लॉयर की है, प्लस एक्सपेंसेस भी सारे एम्प्लॉयर ही बियर कर रहा है। और कार ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो सकती है, पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो सकती है, या फिर दोनों के लिए यूज हो सकती है। तो अगर कार ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है तो वैल्यू ऑफ कार विल बी निल। इसका मतलब अगर यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया होता, इस क्वेश्चन में अगर हमें दिया होता कि ये तो हमें दिया है कि कार ऑफिशियल और पर्सनल यूज के लिए जो है एम्प्लॉय को मिली है, इंजन कैपेसिटी हमें दिया हुआ है। अगर सिर्फ ऑफिशियल यूज होता है यहाँ पे कि कार ऑफिशियल यूज के लिए दी गई है और एक्सपेंसेस आर मेट बाय द एम्प्लॉयर और कार भी एम्प्लॉयर की ही है, तो हम यहाँ पे फॉर्मेट में वैल्यू ऑफ कार निल लिख देते। ठीक है, ऑफिशियल पर्पस के लिए अगर कार यूज हो रही है विच इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस आर आल्सो मेट बाय द एम्प्लॉयर, तो वैल्यू ऑफ कार विल बी निल। अगर कार पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है और इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर्स तक है या फिर एक 1.6 लीटर से ज्यादा हो, तो किस तरीके से आप निकालोगे? एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जो भी एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है ड्राइवर की सैलरी को मिला के। ठीक है, मतलब टोटल एक्सपेंसेस जो भी एम्प्लॉयर के हो रहे हैं वो अमाउंट लिखेंगे, प्लस जो भी कार की कॉस्ट है उसका 10%, 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे, माइनस एम्प्लॉय ने अगर कुछ पे किया है तो वो लेस कर देंगे। तो ये अगर 1.6 लीटर तक है या उससे ज्यादा है, फॉर्मूला विल रिमेन सेम अगर पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है कार तो। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आ जाता है, अगर कार यूज हो रही है पार्शियली फॉर ऑफिशियल पर्पस एंड पार्शियली फॉर पर्सनल पर्पस। अब इसमें भी हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। तो अभी हम क्या चल रहे हैं, हमारी हेडिंग क्या चल रही है? कार एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड की, मतलब एम्प्लॉयर की कार है, एक्सपेंसेस भी वो वही एम्प्लॉयर ही मेंटेन कर रहा है, सारे एक्सपेंसेस वही बियर कर रहा है, लेकिन कार इज यूज्ड पार्शियली फॉर ऑफिशियल पर्पस एंड पार्शियली फॉर पर्सनल पर्पस। ठीक है, तो यही तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में हमें यही बोला है, देखो, इज प्रोवाइडेड, कार इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, कंपनी ने प्रोवाइड की। एक्सपेंसेस जो है इंक्लूडिंग ड्राइवर सैलरी बोर्न बाय द कंपनी, यानी कंपनी ने कार प्रोवाइड करी और कंपनी ही सारे एक्सपेंसेस बियर कर रही है। और कार यूज किस लिए हो रही है? फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज, दोनों चीजों के लिए, ऑफिशियल और पर्सनली भी वो कार यूज हो रही है। इसका मतलब हम इसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, थर्ड वाले पॉइंट की। ठीक है, अब इस केस में एक्सपेंसेस आर मेट और रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर। यहाँ पे बोला है अगर एक सारे एक्सपेंसेस, सारे मतलब ऑफिशियल एक्सपेंसेस प्लस पर्सनल एक्सपेंसेस, अगर सारे एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर ही मेट कर रहा है, तो कार की इंजन कैपेसिटी अगर 1.6 लीटर्स तक है तो वैल्यू ऑफ कार विल बी ₹1800 पर मंथ। और अगर कार के साथ ड्राइवर भी मिल रहा है तो प्लस 900 और ऐड कर देंगे, इसका मतलब 1800 प्लस 900 पर मंथ। ठीक है, तो इस केस में आपको ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ये दे दिया जाता है कि ड्राइवर की सैलरी कितनी है। हमें ड्राइवर की सैलरी से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि ड्राइवर मिल रहा है कार के साथ या फिर नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा तो 1800 पर मंथ, अगर मिल रहा है तो 1800 प्लस 900 हो जाएगा
ड्राइवर की सैलरी जो भी दी हो क्वेश्चन में उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर 1.6 लीटर इंजन कैपेसिटी एक्सीड कर जाती है कार की, तो हमारी वैल्यू ऑफ कार विल बी 2400 पर मंथ, और अगर साथ में ड्राइवर भी है तो 2400 प्लस 900 पर मंथ हो जाएगा। ये तब है जब सारे एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, ऑफिशियल एंड पर्सनल वाले। इसी के सेकेंड पॉइंट में हम देख रहे हैं expenses on personal use are met by the employee and on official use are met by the employer। इसका मतलब इसने क्या बोला, जो पर्सनल यूज के एक्सपेंसेस हैं वो तो एम्प्लॉय खुद बियर कर लेता है, लेकिन ऑफिशियल वाले जो है वो एम्प्लॉयर बियर करता है। ठीक है, तो उस केस में वैल्यू ऑफ कार विल बी, अगर इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर्स तक है तो 600 पर मंथ, प्लस इफ ड्राइवर इज प्रोवाइडेड तो प्लस 900 पर मंथ हो जाएगा। अगर 1.6 लीटर से एक्सीड कर जाती है तो 900 पर मंथ, और अगर ड्राइवर भी मिला है तो प्लस 900। तो क्वेश्चन में हमें देखना है कि कौन सा केस है जो अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कार एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड की और ऑफिशियल और पर्सनल दोनों यूज के लिए प्रोवाइड की, लेकिन जो एक्सपेंसेस है वो भी एम्प्लॉयर जो है वो बियर कर रहा है, लेकिन कौन से एक्सपेंसेस, ऑफिशियल वाले या फिर पर्सनल वाले या फिर दोनों। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, और साथ में ये भी देखना है कि क्या ड्राइवर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखा कि रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ड्राइवर सैलरी। तो इसका मतलब ड्राइवर भी मिल रहा है, ड्राइवर की सैलरी कितनी है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन ड्राइवर भी मिल रहा है कार के साथ। तो रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस फॉर ऑफिशियल यूज, इसका मतलब कार प्रोवाइड की गई ऑफिशियल और पर्सनल पर्पस दोनों के लिए, लेकिन कंपनी बियर कर रही है सिर्फ ऑफिशियल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कार। ठीक है, अगर ये ऑफिशियल वर्ड यूज नहीं होता तो फिर हम कंसिडर कर लेते कि ऑफिशियल और पर्सनल दोनों ही एक्सपेंसेस कंपनी बियर कर रही है, या फिर यहाँ पे लिखा होता कि पर्सनल एक्सपेंसेस आर मेट बाय द एम्प्लॉय एंड ऑफिशियल एक्सपेंसेस आर मेट बाय द एम्प्लॉयर, दोनों टर्म्स लिखी होती तो क्लियर हो जाता। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ड्राइवर सैलरी फॉर ऑफिशियल यूज। इसका मतलब जो हम ये टेबल की बात कर रहे हैं इसमें हम सी वाले पॉइंट में है। सी वाला पॉइंट क्या है, कार यूज हो रही है पार्शियली फॉर ऑफिशियल पर्पस एंड पार्शियली फॉर पर्सनल पर्पस। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि ये सी वाला पॉइंट है। तो आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना है टेबल में से, इसी तरीके से फाइंड आउट करना है कि सबसे पहले तो कौन सा पॉइंट जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से फिट बैठ रहा है। तो ये सी वाला पॉइंट है। अब सी में भी दो पॉइंट्स है, तो कौन सा वाला पॉइंट क्वेश्चन के हिसाब से। तो पहला पॉइंट कहता है कि एक्सपेंसेस आर मेट रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर। अब सारे एक्सपेंसेस तो एम्प्लॉयर बियर नहीं कर रहा, एम्प्लॉयर बियर कर रहा है सिर्फ ऑफिशियल एक्सपेंसेस। इसका मतलब है क्वेश्चन के हिसाब से दिस इज पॉइंट नंबर 2, जहां पे पर्सनल एक्सपेंसेस एम्प्लॉय भी बेयर करेगा और ऑफिशियल एक्सपेंसेस जो है वो एम्प्लॉयर बियर करेगा। ठीक है, तो जब आपको ये पॉइंट पता चल जाए फिर आप देखो कौन सा कॉलम नंबर जाएगा। ये वाला जो कॉलम है, ये 600 और ये वाला 600 प्लस 900 वाला, ये है आपका जब इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर्स तक हो, और 900 और ये 900 वाला है जब 1.6 से एक्सीड कर जाए। तो क्वेश्चन में हमें इंजन कैपेसिटी दिया है 1.6 लीटर्स, इसका मतलब हम हैं इस वाले कॉलम में, 600 वाले में। तो वैल्यू ऑफ कार विल बी 600 पर मंथ, लेकिन ड्राइवर भी मिल रहा है साथ में, तो वैल्यू ऑफ कार विल बी, यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, अलग से वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है। 600 वैल्यू ऑफ कार प्लस 900 क्योंकि ड्राइवर भी मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में हमें दिया होता कि ड्राइवर सैलरी इज 5000, तो उस 5000 का हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो यहाँ पे 900 ही लिखना है अगर ड्राइवर मिल रहा है तो। ठीक है, तो 600 प्लस 900, और कितने महीने के लिए उसे ये फैसिलिटी मिली,
9 मंथ्स के लिए, तो इंटू 9। ठीक है, तो हमारी कार की वैल्यू आ गई 600 प्लस 900 इंटू 9। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है ही कॉन्ट्रीब्यूट्स 20% ऑफ हिज सैलरी टू आरपीएफ टू विच कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट्स 14%। तो दो पार्ट्स हैं आरपीएफ में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। एक तो है एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज 20%, और एक है एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज 14%। तो एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन की तो डिडक्शन आपको मिलती है अंडर सेक्शन 80C, जो पांचों हेड्स के बाद आपकी डिडक्शंस आती हैं। और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन जो है वो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है 14% का, वो आपके लिए एज बेनिफिट है, एक्स्ट्रा इनकम है, तो वो आपकी बेसिक में ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। अब आपने पुरानी वीडियोस अगर देखी हैं, नहीं देखी हैं तो देख लेना, उसमें मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं ये सारे पॉइंट्स, इवन ग्रेचुटी, एनकैशमेंट, ये सब डिटेल में बताया है। तो प्रोविडेंट फंड्स का पूरा डिटेल में बताया है। तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स आरपीएफ इज एग्जाम्प्ट अप टू 12%, 12% तक एग्जाम्प्ट होगा। उससे जो भी एक्सेस है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे लिखा है 14% वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 12% तक तो एग्जाम्प्ट हो गया, इसका मतलब 2% इज टैक्सेबल। ठीक है, तो 2% किसका 2% हम निकालेंगे? तो यहाँ पे जो हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं, सैलरी की डेफिनेशन जो है वो हमारी होती है बेसिक प्लस डीए। डीए कौन सा वाला? रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पार्ट, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। तो जो हमारी एचआरए में सैलरी की डेफिनेशन होती है सेम वही है, तो बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। तो कमीशन कौन सी वाली? फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ठीक है, तो ये हमारी सैलरी की डेफिनेशन है इन केस ऑफ प्रोविडेंट फंड। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में अब हमें इस ये यहां से जो सैलरी आएगी उसका 2% इज टैक्सेबल, क्योंकि 12% तक तो एग्जाम्प्ट है, 14% दिया है, तो एक्सेस कितना हो गया? 2%। अब ये हमें सैलरी निकालनी है। सैलरी के लिए हमें बेसिक तो दिया है, ये रहा हमारे पास बेसिक, लेकिन क्वेश्चन में डीए नहीं है, कमीशन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बेसिक है, तो बेसिक का 2% इज टैक्सेबल। ठीक है, फॉर्मूले में पुट अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका क्या हो जाएगा? बेसिक आपको दिया है 108,000, ये हमने लिख दिया। डीए नहीं दिया तो वो 0 है, कमीशन नहीं दिया तो वो 0 है, तो फाइनल वैल्यू आपकी सैलरी कितनी आई? 108,000। ठीक है, इसका 2% इज टैक्सेबल एज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स आरपीएफ। तो ये हो गया 108,000, इसका 2%, 2160। ठीक है, तो इसमें इतना ज्यादा कुछ क्योंकि कैलकुलेशन नहीं है इसलिए हम अलग से वर्किंग नोट नहीं बना रहे हैं। अगर यहाँ पे हमें डीए भी दिया होता, कमीशन भी दी होती, तो हम यहाँ पे फिर प्रॉपर वर्किंग नोट बनाते और ये पूरा कैलकुलेट करके दिखाते। ठीक है, वर्किंग नोट क्योंकि डीए कमीशन तो है नहीं, तो हम सीधा यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं कि हमें सिर्फ बेसिक दिया है, उसका हमने 2% निकाल दिया। ठीक है, 2% कहां से आया? 14%, 12% तक एग्जाम्प्ट, तो एक्सेस इज 2%। लेकिन आपको इस तरीके से जो कैलकुलेशंस हैं वो शो करनी है जरूर, ताकि आप एग्जामिनर को बता पाओ कि आपको आता है, आपने इस तरीके से कैलकुलेशन की है। ठीक है, तो यहां नहीं तो वर्किंग नोट में कहीं तो आप शो करो। तो ये हमारा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो गया। ध्यान रखना है कि अभी एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का हमें कुछ नहीं किया है हमने, और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उसका इनकम फ्रॉम सैलरी में कुछ नहीं होता है। जब
हमें टोटल इनकम, हमारी ग्रॉस इनकम आ जाती है, फिर हम जब डिडक्शंस देते हैं तब हम एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेचुटी। तो यहाँ पे हमारा ग्रेचुटी आ जाएगा। अब ग्रेचुटी में हम एग्जम्प्टेड वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे हमने लेस करना है एग्जम्प्ट, जितना भी आपका एग्जम्प्ट है। ठीक है, अब इसकी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो ये हम वर्किंग नोट में करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली आप यहाँ पे ग्रेचुटी का अमाउंट तो लिख सकते हो, कितनी ग्रेचुटी रिसीव हो रही है, 1,80,000। तो इनर अमाउंट वाले कॉलम में हमने ग्रेचुटी टोटल रिसीव्ड लिख दिया, लेस एग्जम्प्टेड वैल्यू हमें निकालनी है, वो हम वर्किंग नोट में निकालेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, सारे पॉइंट्स लिख रहे हैं, फिर वर्किंग नोट बाद में बनाएंगे, फिर वर्किंग नोट से जो वैल्यू आती जाएंगी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अगर ये तरीका फॉलो करोगे तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। फिर आता है आपका लीव एनकैशमेंट। अब लीव एनकैशमेंट में भी हम एग्जम्प्टेड वैल्यू निकालते हैं, तो लेस एग्जम्प्टेड वैल्यू, और ये हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 2। और टोटल लीव एनकैशमेंट कितना रिसीव हुआ है वो हम लिख देते हैं। ठीक है, तो अभी हमें वर्किंग नोट में दो चीजें निकालनी है, वर्किंग नोट नंबर 1 में ग्रेचुटी की एग्जम्प्टेड वैल्यू, वर्किंग नोट नंबर 2 में लीव एनकैशमेंट की एग्जम्प्टेड वैल्यू। ठीक है, यहां से वैल्यू लेस करके फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू ग्रेचुटी की आएगी जब हम कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पे लीव एनकैशमेंट की टैक्सेबल वैल्यू। तो पहले हमें फॉर्मेट कंप्लीट करना है, फिर हम वर्किंग नोट पे आएंगे। इसके बाद हमें दिया है पीपीएफ का कंट्रीब्यूशन, अदर इनकम दी है, डोनेशंस दी हैं, और हमसे टोटल इनकम पूछा है। पीपीएफ के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन भी 80C में मिलती है। अदर इनकम दी हुई है तो उसका तो सैलरी से कोई रिलेशन ही नहीं है। डोनेशंस की भी हमें डिडक्शन मिलती है, ये डोनेशन स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में जो डोनेशन दिया है उसकी आपको 100% डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80G। ठीक है, तो ये सारे तो आपके सैलरी इनकम के बाद वाले पार्ट हैं, इसका मतलब सैलरी में तो इतना ही काउंट होना है, यही पॉइंट्स आएंगे सैलरी में। तो यहाँ पे हमारे पास जब हमारा ये पॉइंट्स आ जाएंगे सारे, तो यहाँ पे हमारे पास आ गई ग्रॉस सैलरी। ठीक है, अब ग्रॉस में फिर आप लेस करोगे डिडक्शंस। अब ये डिडक्शंस कौन सी है, सैलरी की डिडक्शन, जो मैंने आपको बताया था 3 डिडक्शंस होती हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स। वो डिडक्शंस सैलरी की हैं तो वो यहाँ पे लेस करनी है। ठीक है, तो कौन सी डिडक्शन, अंडर सेक्शन 16। कौन कौन सी डिडक्शन होती हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर होती है आपकी एंटरटेनमेंट अलाउंस, और फिर होती है आपकी प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, तो जो हमें दिया होगा वो हम लिख देंगे, नहीं दिया है तो हम निल कर देंगे। तो यहां से जब हम लेस कर देंगे सारा कुछ, ग्रॉस में से ये तीनों डिडक्शंस हमने लेस कर दिया जो भी दी हैं, तो यहां पे आ जाएगी हमारी नेट इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट कंप्लीट कर रहे हैं। अब अगर क्वेश्चन में बोला होता कि टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी निकालो, तो हम इस फॉर्मेट को यहीं पे स्टॉप कर देते, ये हमारा फाइनल हो जाता फॉर्मेट। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल इनकम, इसका मतलब पांचों हेड्स की इनकम के बाद जो इनकम आती है आपकी नेट टैक्सेबल इनकम, वो बताओ।
तो इस फॉर्मेट को हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम सैलरी तो आई है, लेकिन बाकी के 4 हेड्स कहाँ हैं? ठीक है, तो वो हमें मेंशन करने पड़ेंगे। अगर उनसे कोई इनकम दी है तो हम लिख देंगे, नहीं दी है तो हम नील कर देंगे। तो इनकम फ्रॉम सैलरी हो गई। फिर हमने मेंशन किया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर हमने मेंशन कर दिया, अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमने क्वेश्चन रीड किया है, हमें पता है इसमें नहीं है, तो हम कंटिन्यू नेक्स्ट लिख सकते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अभी ये मैं आपको समझाने के लिए सारे हेड्स मेंशन कर रही हूं। अगर क्वेश्चन में बाकी के हेड्स पता चल रहा है रीड करने से कि नहीं दिए, जैसे हमने क्वेश्चन रीड किया, हमें पता है कि ये 3 तो हमें दिए ही नहीं है, हमें अदर सोर्सेस सैलरी के अलावा अदर इनकम्स दी हैं अदर सोर्सेस से, लेकिन ये 3 तो नहीं दिए हैं, तो हमें ये नहीं लिखने की जरूरत। ठीक है, हम सीधा इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लिख देंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में बाकी हेड से रिलेटेड कोई इनकम है तो हम हेडिंग डालेंगे, अदरवाइज हमें हेडिंग डालने की भी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। एंड लास्ट हेड इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमें पता है निल है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स भी निल है, प्रॉफिट एंड गेन्स भी आपके निल हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था हिज अदर इनकम्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो हैं वो इन डिबेंचर्स से इंटरेस्ट इनकम हुई है 80,000, तो ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। लिखना तो पड़ेगा कि अदर सोर्सेज की इनकम अगर है तो कौन से अदर सोर्स की, तो डिबेंचर्स की इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अदर इनकम मेंशन कर दिया 80,000। अब देखो पांचों हेड्स हो गए, तो मैंने बोला अगर क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम सैलरी दिया पूछा होता तो आप यहीं पे फॉर्मेट को स्टॉप कर देते, लेकिन आपसे पूछा गया है टोटल इनकम, तो हमने बाकी के हेड्स में भी देखा कि अगर कुछ इनकम दी है तो ये 3 हेड्स की इनकम हमें नहीं दी थी, तो ये निल निल हो गया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से हमें डिवेंचर्स की इंटरेस्ट इनकम दिया था, वो हमने लिख दिया, तो पांचों हेड्स की इनकम आ गई। अभी हमने ये फॉर्मेट कंप्लीट करना है, अभी वर्किंग नोट बाद में बनाएंगे। तो पांचों हेड्स की इनकम के हिसाब से हमने फॉर्मेट कंप्लीट कर लिया। अब यहां पे जो एडिशन होके आएगा दैट विल बी योर ग्रॉस टोटल इनकम 80,000 के बाद। यहां पे आ जाएगी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। हमें निकालनी है नेट टैक्सेबल इनकम या फिर टोटल इनकम, तो ग्रॉस के बाद हमारी आ जाती है लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। 80C से 80U की आपकी कुछ डिडक्शंस होती हैं, वो हम ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस करते हैं। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक तो मैंने आपको बताया कि जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स आरपीएफ, तो उसकी डिडक्शन आपको मिलती है, जो 20% इसने कंट्रीब्यूट किया आरपीएफ में, तो उसकी डिडक्शन मिलेगी 20% किसका, ये जो हमने सैलरी निकाली थी इस पूरे फॉर्मेट के हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से, उस सैलरी का 20%। ठीक है, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का टुवर्ड्स आरपीएफ, उसकी डिडक्शन उसे मिल जाएगी 80C में। साथ के साथ पीपीएफ हमें दिया हुआ है, तो पीपीएफ की डिडक्शन भी आपकी 80C में मिल जाती है। तो हमें 80C की डिडक्शन और हमें 80G की दी है कि 10,000 जो है वो
कंट्रीब्यूट किया है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में, तो 80G में उसकी डिडक्शन मिलेगी। इसका मतलब हमें 80C से 80U तक में एक तो 80C की डिडक्शन दी है। 80C में कौन कौन से हैं? एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, इन आरपीएफ, ये आपका 80C में आ गया। फिर हमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन दिया है, ये भी आपका 80C में आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अलग अलग 80C लिखने की बजाय सीधा ऊपर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मेंशन किया और सारे 80C वाले जो हैं उसमें मेंशन कर दिए। और फिर उसके बाद हमें दी है डोनेशन, डोनेशन अंडर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल रिलीफ फंड, रिलीफ फंड। ठीक है, ये हो गई आपकी 80G की। तो जब हम ग्रॉस में से 80C से 80U तक की जो आपकी डिडक्शंस होती हैं वो आप लेस कर देते हो, तब आपकी नेट टैक्सेबल इनकम या फिर जिसको आप टोटल इनकम कहते हो वो आ जाती है। नेट टैक्सेबल इनकम बोल लो या फिर इसको टोटल इनकम बोल लो। ठीक है, तो हमारा फॉर्मेट यहां से एक्सटेंड हो गया, मतलब ये एक्स्ट्रा आ गया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था टोटल इनकम, और अगर इनकम फ्रॉम सैलरी पूछा होता तो हम यहीं पे स्टॉप हो जाते। अब सबसे पहले हमने क्या किया, हमने फॉर्मेट कंप्लीट कर लिया अपना। यहां से हमारा ये 3 वैल्यूज आएंगी, तो यहाँ पे हम अंडरलाइन करके रखते हैं, और यहां से हमारी आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। ठीक है, तो फॉर्मेट आपको फर्स्ट स्टेप यही करना है कि सबसे पहले फॉर्मेट कंप्लीट करना है। जो भी पॉइंट्स आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में, बेसिक दिया है, एचआरए दिया है, या और अलाउंसेस दिए हैं, परक्विजिट्स दिए हैं, सबसे पहले उनको एक एक करके लिखते जाओ। फिर जैसे जैसे अगर उनकी वैल्यूज डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे हम डायरेक्टली निकाल सकते थे, हमें ज्यादा कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं थी, तो हमने डायरेक्टली मेंशन कर दिया। जहां वर्किंग नोट चाहिए तो हमने उसके आगे वर्किंग नोट लिख दिया, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हुए आप अपना फॉर्मेट कंप्लीट कर लो। अब जैसे डिडक्शंस में हमें पता है स्टैंडर्ड डिडक्शन इज 50,000, 50,000 की डिडक्शन मिलती है, तो 50,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स कुछ नहीं है, ये हमने नील मेंशन कर दिया। ठीक है, तो जो भी चीजें आप डायरेक्टली लिख सकते हो उसको लिख दो, और फिर बाद में हम वर्किंग नोट बनाएंगे। तो अब हमारा ये कंप्लीट हो गया फॉर्मेट। अब हमें वर्किंग नोट बनाना है, तो जो भी मिसिंग फिगर्स है अब वो हमें कंप्लीट करनी है, तो हम एक एक करके वर्किंग नोट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट नंबर 1 देख रहे हैं, जिसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एग्जम्प्टेड वैल्यू ऑफ ग्रेचुटी। जो हमारा ये वाला वर्किंग नोट है, हमें यहाँ पे हमारी मिसिंग फिगर है, तो ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो ग्रेचुटी की एग्जम्प्टेड वैल्यू हमें निकालनी है। तो पुरानी वीडियोस में मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन किया है, मैं ये आपको बता देती हूँ। ग्रेचुटी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था और फिर उसको फर्दर आगे डिवीजन किया था। ठीक है, तो रिटायरमेंट के टाइम पे आपको ग्रेचुटी रिसीव हो रही है, तो उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन पुरानी वीडियोस में है, आप देख लेना। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है या एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें पता है कि क्वेश्चन में अगर हम देखें कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है, यहाँ पे हमें लिखा था क्वेश्चन में कि लिमिटेड कंपनी इन दिल्ली काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये अदर एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आता है। तो अदर एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा इसका मतलब इसमें ये वाले पॉइंट्स जो हैं अदर एम्प्लॉयज के, ये कंसिडर होंगे।
ठीक है, तो हमें ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं, 3 फिगर्स हमारे पास आएंगी और फिर उस 3 फिगर्स में से जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी दैट विल बी आर एग्जम्प्टेड वैल्यू ऑफ ग्रेचुटी। तो 1 2 3 तीन अमाउंट हमें निकालने हैं। सबसे पहले एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, फिर 20 लाख रुपीस फिक्स्ड अमाउंट, फिर हाफ मंथ एवरेज सैलरी। तो वर्किंग नोट में हमें ये तीनों चीजें मेंशन करनी है यहाँ पे 1 2 3 करके। ठीक है, तो एक एक करके हम पॉइंट्स लिख लेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड विच इज 1,80,000। आप डायरेक्टली अमाउंट नहीं लिखोगे, आप पहले ऐसे लिखोगे एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप अमाउंट लिख दोगे। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप डायरेक्ट मत लिखना। सेकंड में हमें दिया था 20 लाख हमारा फिक्स्ड अमाउंट है, देखो वो हमें लिखना है 20 लाख। लेस एग्जम्पशन हमें कुछ है नहीं एग्जम्पशन, तो 20 लाख आ जाएगा। थर्ड पॉइंट में बोला है हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अगर आपके पास एक महीने की एवरेज सैलरी आ जाती है तो आप उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे अगर, तो वो हाफ मंथ की एवरेज सैलरी आ जाएगी और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देना है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से, विच इज 32 ईयर्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो हाफ मंथ की एवरेज सैलरी हमें निकालनी है। अब एवरेज सैलरी निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सैलरी का मीनिंग क्या है। तो ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया था, पूरा पहले की जो वीडियोस हैं जिसमें मैंने ग्रेचुटी समझाया है। सैलरी का मीनिंग इन केस ऑफ अदर एम्प्लॉयज इज बेसिक प्लस रिटायरमेंट बेनिफिट वाला डीए प्लस कमीशन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम सैलरी निकालेंगे और फिर उसी हिसाब से हम एवरेज सैलरी निकालेंगे। एवरेज सैलरी का मीनिंग क्या है, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, यानी 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी आपने निकालनी है। किस बेसिस पे, इस वाले फॉर्मूले के बेसिस पे, इस बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला है बेसिक सैलरी जो थी आपकी पर मंथ की वो 12,000 थी। तो 12,000 बेसिक सैलरी, डीए और कमीशन आपको दिया नहीं है, जैसे यही आपकी फॉर्मूला है, तो डीए और कमीशन तो आपको दिया नहीं है, बेसिक आपको दी है 12,000 पर मंथ। ठीक है, तो सैलरी जो है आपकी वो आपकी 12,000 हो जाएगी, क्योंकि डीए नहीं है, कमीशन नहीं है, पर मंथ के हिसाब से देखें तो सिर्फ बेसिक है आपके पास। अब ये 12,000 आपको कितने महीने के लिए चाहिए एवरेज सैलरी निकालने के लिए, 10 मंथ्स के लिए। आपको 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी निकालनी है। ठीक है, तो 10 मंथ्स की सैलरी तो हो गई इंटू 10, 12,000 बेसिक इंटू 10, ये 10 मंथ्स की सैलरी हो गई। तो ये आ गया आपका 1,20,000, 1,20,000 आ जाएगा। अब हमें निकालनी है, ये आपकी 10 मंथ्स की सैलरी आई है, हमें निकालनी है 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी। तो एवरेज सैलरी कितनी हो जाएगी, 10 मंथ्स की सैलरी डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, दोबारा से रिपीट करती हूँ, यहाँ पे हमें जो सैलरी निकालनी है, सैलरी का मीनिंग इज दिस, हमें सैलरी निकालनी है 10 मंथ्स की। तो हम क्या करते, अगर डीए और कमीशन भी दिया होता, बेसिक हमारे पास है 12,000 पर मंथ, तो ये तो आपका हो गया बेसिक 10 मंथ्स का। अगर डीए होता तो प्लस, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज डीए आपको दे रखा है 2,000 पर मंथ, तो आपकी सैलरी हो जाती 12,000 इंटू 10, ये तो हो गया आपकी बेसिक 10 मंथ्स की। 10 मंथ्स का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारी ग्रेचुटी में हमें 10 मंथ्स की चाहिए। ठीक है,
तो ये तो हो गया बेसिक। अगर डीए दिया होता सपोज 2000 पर मंथ, तो 2000 इंटू 10, तो ये 10 मंथ्स का डीए हो जाता। इसी तरीके से 10 मंथ्स की कमीशन, लेकिन डीए और कमीशन तो नहीं दी, तो हमारे पास सैलरी की डेफिनेशन में इस फॉर्मूले में सिर्फ बेसिक ही है पर मंथ, 12,000 पर मंथ। तो 12,000 कितने महीने के लिए हमें चाहिए? 10 मंथ्स के लिए। तो इंटू 10 करके हमने 10 मंथ्स की सैलरी निकाल ली। अब हमें निकालना है 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी। तो एवरेज सैलरी का मीनिंग क्या होता है? 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी। तो 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी क्या होगी? टोटल सैलरी जो आई 10 मंथ्स की डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपका आ जाएगा 12,000। ठीक है, तो देखो इफेक्ट तो निल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप इंटू 10 करते हो और एवरेज सैलरी भी आपको 10 मंथ्स की ही चाहिए, तो डिवाइडेड बाय आप 10 कर देते हो। तो इंटू 10 और डिवाइड बाय 10 करके जो इफेक्ट है दैट विल बी निल। फाइनल आंसर जो है वो 12,000 ही आया है, लेकिन आपको ये वर्किंग नोट में करके दिखाना है जरूर। तरीका शॉर्टकट नहीं मारना है, ऐसे दिखाना है कि 10 मंथ्स की सैलरी आई ये, और फिर एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 10 कर दिया हमने, एवरेज सैलरी इज 12,000। ठीक है, एवरेज सैलरी हमारी 12,000 आ गई। डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए इस पर्टिकुलर ग्रेचुटी पे जो मैंने वीडियो बनाई है आप वो देखना पहले। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास थर्ड पॉइंट में क्या बोला था, हमें निकालना क्या था थर्ड पॉइंट में? हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो एवरेज सैलरी तो आ गई हमारे पास, हमें क्या चाहिए? हाफ मंथ की एवरेज सैलरी। तो ये जो एवरेज सैलरी आई है इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हाफ मंथ की एवरेज सैलरी आ जाएगी। ठीक है, और इसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 32 से। 32 क्या है? कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ये 32 ईयर्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले हमने निकाली 10 मंथ्स की सैलरी इस फॉर्मूले के हिसाब से, फिर हमने निकाली एवरेज सैलरी, तो इस सैलरी को डिवाइड बाय 10 करके 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी आ गई 12,000। फिर 12,000 को डिवाइड बाय 2 कर दिया तो वो आ गई हाफ मंथ की एवरेज सैलरी, और इनटू कर दिया कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से 32 से। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में आपकी वैल्यू हो जाएगी 12,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 32, दिस इज 1,92,000। अब तीनों वैल्यूज आपके पास आ गई, तीन में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी दी एग्जम्प्टेड वैल्यू। तो मिनिमम कौन सा है? ये वाला 1,80,000। तो 1,80,000 इज द मिनिमम वैल्यू। तो ये आपकी एग्जम्प्टेड वैल्यू मिल गई आपको। तो इसको आप लिख दोगे फॉर्मेट में, यहाँ पे हमने लिख दिया 1,80,000 इज आर एग्जम्प्टेड वैल्यू ऑफ ग्रेचुटी। तो फाइनल टैक्सेबल वैल्यू इज निल। 180 में से 180 गया, वैल्यू इज निल, कुछ भी टैक्सेबल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्किंग नोट नंबर 1। अब हम देखते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, जो कि है आपका एग्जम्प्टेड वैल्यू ऑफ लीव एनकैशमेंट। अब हमें वर्किंग नोट नंबर 2 में निकालना है एग्जम्प्टेड वैल्यू ऑफ लीव एनकैशमेंट। जो हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमारी ये टैक्सेबल वैल्यू ऑफ लीव एनकैशमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप पुरानी वीडियो में देखना, मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है इसका। बाकी मैं आपको अभी यहाँ से बता देती हूँ थोड़ा। लीव एनकैशमेंट के केस में हमने देखा था कि अगर आपका रिटायरमेंट के टाइम पे आप करा रहे हो या फिर ड्यूरिंग द टेन्योर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है या अदर एम्प्लॉइज है, तो इस क्वेश्चन में अदर एम्प्लॉय है, तो अदर एम्प्लॉय के केस में आपका ये वाला फॉर्मेट जो है वो अप्लाई होगा। इसका मतलब 4 पार्ट्स हैं ABCD। 4 पार्ट्स में आपके पास 4 फिगर्स आएंगी, चारों फिगर में से जो भी मिनिमम फिगर होगी वो आपकी एग्जम्प्टेड वैल्यू बन जाएगी लीव एनकैशमेंट की। तो वर्किंग नोट में हमें पूरा डिटेल में लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट विल बी लीव एनकैशमेंट एक्चुअली रिसीव्ड।
तो लीव एनकैशमेंट एक्चुअली रिसीव जो भी है वो आप यहाँ पे लिखोगे, पहले पूरा मेंशन करोगे स्टेटमेंट की फॉर्म में और फिर उसके आगे अमाउंट लिखोगे। तो लीव एनकैशमेंट हमें रिसीव हुआ है 1,20,000, ठीक है। तो 1,20,000 हमने सबसे पहले लिख लिया। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट में 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी, तो एवरेज सैलरी हमें निकालनी है 10 मंथ्स की, ठीक है। एवरेज सैलरी जैसे हमने अभी ग्रेचुटी के केस में निकाला उसी तरीके से हम निकालते हैं। सैलरी की डेफिनेशन भी यही है और एवरेज सैलरी क्या बोल रहा है, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी। तो हम ये देख लेते हैं, ग्रेचुटी के केस में हमारी एवरेज सैलरी कितनी आई थी, 12,000, और हमें कितने महीने की एवरेज सैलरी चाहिए, 10 मंथ्स की। तो 12,000 इंटू 10, ठीक है। 12,000 आपकी एवरेज सैलरी हो गई, और कितने महीने की एवरेज सैलरी, 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी, तो इंटू 10, ये एक महीने की एवरेज सैलरी हुई, तो 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी इंटू 10, तो ये हो गया आपका 1,20,000। थर्ड पॉइंट में आपका फिक्स्ड अमाउंट इज 3 लाख, तो हमने 3 लाख लिख दिया, कोई एग्जम्पशन पहले अवेल नहीं की है, ठीक। फोर्थ पॉइंट में, अब मैंने आपको बताया था कि फोर्थ पॉइंट में एक अलग से आपको छोटा सा फॉर्मेट ये बनाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपकी फोर्थ पॉइंट की जो फिगर है वो आएगी। तो फोर्थ पॉइंट के फॉर्मेट में सबसे पहले क्या बोल रहा है कि टोटल लीव निकालो अकॉर्डिंग टू 30 डेज लीव फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले टोटल लीव लिखना है 30 डेज की लीव के हिसाब से अकॉर्डिंग टू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो अगर एक साल में 30 डेज की लीव मिल रही है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है 32, तो 32 कर दिया इनटू, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 960 डेज। अब ये डेज में आया है, तो हम ये देखते हैं बाकी डिटेल्स हमें डेज में दी हैं या मंथ में दी हैं। बाकी डिटेल्स का मतलब है कि क्वेश्चन में बोला है 1,20,000 फॉर एनकैशमेंट ऑफ 10 मंथ्स अर्नड लीव नॉट अवेल्ड बाय हिम, यानी अनअवेल्ड लीव मंथ में दिया है, और कितनी लीव वो अवेल कर सकता है, एक महीने की लीव वो अवेल कर सकता है एक साल में, तो ये भी मंथ में दिया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने 960 डेज निकाले हैं इसको मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डिवाइडेड बाय अगर हम 30 कर दें, तो यहाँ यहीं पे अगर हम डिवाइड बाय 30 कर दें, तो 30 से 30 कैंसिल होके 32 मंथ जो है वो आपकी टोटल लीव आ जाएगी। इसका मतलब टोटल लीव इन मंथ्स विल बी कितना, 32 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम 30 डेज के हिसाब से ये जो हम लिख रहे हैं टोटल लीव अकॉर्डिंग टू 30 डेज लीव, तो हमने क्या किया, 30 इंटू 32 करके हमने टोटल लीव निकाल ली, लेकिन फिर उसके बाद हमने डेज से उसको मंथ में कन्वर्ट कर लिया, तो 32 मंथ्स आ गया। अब इसमें से आपने लेस करना है जो भी एम्प्लॉय ने लीव अवेल की है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेस कर देंगे लीव अवेल्ड। अब कितनी लीव अवेल की हैं, इसको हम थोड़ा आगे लिख देते हैं। तो क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या दिया है, 10 मंथ्स अनअवेल्ड लीव दिया है, टोटल कितनी लीव मिल सकती हैं उसको वो दिया है, लेकिन अवेल्ड नहीं दिया। तो जो इंफॉर्मेशन हमें दी है उससे हम अवेल्ड लीव निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि 10 मंथ्स की जो लीव है, 10 मंथ्स की, ये उसने अवेल नहीं की, और टोटल लीव उसके पास कितनी थी, एक महीने की लीव वो एक साल में, 1 मंथ की लीव
इन 1 ईयर वो ले सकता था। इसका वो उसको मिलती, लेकिन उसने टोटल, उसको अगर इस पॉइंट के हिसाब से देखें तो टोटल लीव उसके पूरे सर्विस पीरियड में कितनी बनती है? 1 साल में अगर 1 महीने की लीव मिलेगी, टोटल ईयर्स ऑफ सर्विस इज 32 ईयर्स। ठीक है, 1 साल में 1 महीने की लीव उसको मिलती, तो 32 ईयर्स में कितने महीने की लीव मिलेगी? 32 मंथ्स की। ठीक है, तो इसका मतलब ही वॉज एंटाइटल्ड टू 32 मंथ्स लीव इन हिज कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब 32 ये उसकी टोटल लीव्स थी जो उसको एंटाइटल्ड था, वो 32 लीव्स 32 मंथ्स के हिसाब से, 32 मंथ्स इन 32 ईयर्स। लेकिन इस 32 मंथ्स में से सिर्फ उसने 10 मंथ्स की जो लीव थी उसकी, वो अवेल नहीं की। इसमें से 32 मंथ्स में से उसकी अनअवेल्ड लीव हमें दी हुई है, अनअवेल्ड लीव दी हुई है 10 मंथ्स। तो टोटल में से अगर हम अनअवेल्ड वाली लेस कर दें तो हमारी अवेल्ड आ जाएंगी। तो ये हमें कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग निकालना है। इसका भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप पहले पुरानी वीडियो में देखना, तभी आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गई, आपने लेस कर दिया, टोटल में से 10 लेस कर दिया, तो आपकी अवेल्ड आ गई 22 मंथ्स। तो पहले हमने क्या किया, टोटल लीव्स निकाली। हमें दिया था 1 साल में वो 1 महीने की लीव ले सकता था, तो 32 ईयर्स की सर्विस में टोटल लीव उसकी कितनी बनती है? 32 मंथ्स की। 32 मंथ्स में से 10 मंथ्स की लीव उसने नहीं ली, जिसको उसने एनकैश करा लिया। तो कितने मंथ्स की लीव उसने ली? 22 मंथ्स की। तो यहाँ ये 22 मंथ्स हम यहाँ पे लिख देंगे, इसको लेस कर देंगे। इसका मतलब आपकी अनअवेल्ड लीव अकॉर्डिंग टू आईटी रूल्स, ये हमें ध्यान रखना है। ये चीज मैंने आपको समझाई है पूरी पुरानी वीडियो में, कि यहाँ पे जो हम अनअवेल्ड निकालते हैं वो अकॉर्डिंग टू आईटी रूल्स आता है, और ऊपर जो ये जो हमें 10 मंथ्स दिया है ये हमें कंपनी के अकॉर्डिंग दिया है। तो ये बाय चांस हो गया कि ये वाला जो 10 मंथ्स है और ये वाला मैच हो गया, यानी आईटी के रूल्स के अकॉर्डिंग जो अनअवेल्ड है और कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग जो अनअवेल्ड है वो मैच हो गया। ये बाय चांस है, लेकिन आपको पूरा कैलकुलेशन इसी हिसाब से करना है। तो ये 10 मंथ्स आ गया। ठीक है, अब इस अनअवेल्ड का हम क्या करेंगे, इस अनअवेल्ड को, ये जो मंथ्स में आया है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज सैलरी से, तो आपका पॉइंट नंबर 4 की फिगर आ जाएगी। तो एवरेज सैलरी हमारी कितनी थी? 12,000। तो पॉइंट नंबर 4 की वैल्यू निकालने के लिए दिस 10 months is multiplied by average salary which is 12,000। तो फोर्थ पॉइंट की वैल्यू आ गई हमारी 1,20,000। तो हमारे पास चार फिगर्स कौन कौन सी हो गई? 1,20,000, 1,20,000, 3 लाख एंड दिस 1,20,000, जो कि हमारा फोर्थ पॉइंट की पूरी कैलकुलेशन से आया है। तो मिनिमम वैल्यू इज हमें दिख ही रहा है 1,20,000। तो हमारा यहाँ पे जो लीव एनकैशमेंट में एग्जम्प्टेड वैल्यू हो जाएगी 1,20,000। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ लीव एनकैशमेंट इज निल। ठीक है, तो ये हमारा सैलरी वाला जो पार्ट था ये हमारा कंप्लीट हो गया, फॉर्मेट सैलरी तक का ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे निल वैल्यू आ गई, यहाँ पे आ गई। अब यहाँ से हम ग्रॉस सैलरी निकाल सकते हैं इन सबको ऐड करके। तो ग्रॉस सैलरी विल बी समेशन ऑफ ऑल दीज। ठीक है, नीचे तो सारी निल वैल्यू ही है, इसलिए मैं उसको नहीं ले रही हूँ। तो 167,660, दिस इज योर ग्रॉस सैलरी। अब
लेस करनी है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स निल, यानी आपकी फाइनल जो लेस हमें करना है वो है आपकी 50,000। तो यहाँ पे हम इसको मार्क कर देते हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी क्या आ गया, ग्रॉस सैलरी माइनस ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, तो 167,660 माइनस 50,000, तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी आ गई 117,660। ठीक है, अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निल, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन निल, बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है, अदर सोर्सेज की इनकम हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो ग्रॉस टोटल इनकम इज इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस, ये सारे ऊपर के जो पांचों हेड्स की इनकम है वो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो यही दो हैं, बाकी तो निल हैं। तो ग्रॉस टोटल इनकम इज 197,660। ठीक है, अब नेट इनकम तक पहुंचने के लिए हमें डिडक्शंस लिखनी है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ, पीपीएफ और डोनेशन। तो जो हमें डायरेक्टली दिया है पहले हम वो लिख देते हैं। पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन हमें दिया हुआ है 63,600 और डोनेशन दिया है 10,000, तो पहले हम ये लिख लेते हैं। पीपीएफ का है 63,600 और डोनेशन है 10,000। अब हम आ जाते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स आरपीएफ। एम्प्लॉय जो है 20% कंट्रीब्यूट कर रहा था, 20% किसका, सैलरी का, और सैलरी की डेफिनेशन क्या होती है प्रोविडेंट फंड में, यही वाली। ठीक है, डीए कमीशन नहीं दिया है तो सैलरी हो जाएगी आपकी 108,000, इसका 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 108,000, इसका 20%। ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आ गया आपका 21,600। ठीक है, तो सारी डिडक्शंस को ऐड करके हमने यहाँ पे लिख दिया। और ग्रॉस में से ये वैल्यू आपने लेस कर दी, इसको हम नेगेटिव कर देते हैं। नाइन फाइव टू डबल जीरो, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं 95200, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। और यहाँ पे आपकी नेट इनकम आ गई, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डोनेशन डिडक्शंस। ठीक है, तो ये आपकी नेट टैक्सेबल इनकम जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था वो आ गई। तो ये हमारा बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था जिसमें हमने कुछ अलग से पार्ट्स भी देखे, ग्रेचुटी या हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी देख लिया, वर्किंग नोट आपने कैसे अलग अलग बनाने हैं, स्टेप्स ध्यान रखने हैं, सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिसेस एक्स की कुछ इनकम डिटेल्स दी हुई हैं और हमें सैलरी इनकम फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नेट इनकम फ्रॉम सैलरी। तो बेसिक दिया है, सैलरी डीए दिया हुआ है और उसके आगे लिखा है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, मेडिकल अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, अकोमोडेशन के बारे में दिया हुआ है, रेंट फ्री हाउस इन दिल्ली फॉर विच एक्स लिमिटेड द एम्प्लॉयर पेड 5,000 पर मंथ as rent. The house is equipped with rented furniture. The rent of the furniture is 3,000 per month. तो ये हाउस उसको, इसका मतलब फर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है। एम्प्लॉयर हैड प्रोवाइडेड हर अ डोमेस्टिक सर्वेंट दिया है, स्वीपर और वॉचमैन, यानी 3
फैसिलिटीज दी हुई हैं, सर्वेंट की फैसिलिटी, स्वीपर की फैसिलिटी और वॉचमैन की फैसिलिटी। और साथ में ये दिया है कि एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है 5000 पर मंथ टू ईच, यानी सर्वेंट को 500 पर मंथ, स्वीपर को 500 पर मंथ एंड वॉचमैन को 500 पर मंथ। एम्प्लॉयर ने 2500 स्पेंड किया है रिफ्रेशर कोर्स में। एम्प्लॉयर पेड हर टेलीफोन बिल्स और प्रोफेशनल टैक्स जो है पेड बाय मिसेज एक्स दिया हुआ है 1200। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें नेट इनकम फ्रॉम सैलरी फाइंड आउट करनी है। तो हमारे स्टेप्स वही रहेंगे। सबसे पहले हमें फॉर्मेट बनाना है, डायरेक्ट फिगर्स जो हैं वो हम एज इट इज लिख देंगे। तो सबसे पहले हमें दिया है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आपका हो जाएगा 3,10,000 दिया ही हुआ है, तो यहाँ हमने लिख दिया 310। फिर हमें डीए दिया है। ठीक है, तो डीए इज फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस 72,000। फिर हमें मेडिकल अलाउंस दिया है। मेडिकल अलाउंस इज ऑल्सो फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, अब देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए एक्चुअल एक्सपेंडिचर दे दिया कि मेडिकल अलाउंस इज 30,000, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज 28,000। तो अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है या प्रैक्टिस नहीं की है तो वो क्या करेगा, 30,000 में से एक्चुअल एक्सपेंडिचर लेस कर दिया, बचा हुआ इज टैक्सेबल, विच इज रॉन्ग। तो मेडिकल अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल, तो एक्सपेंडिचर जो भी दिया हो पूरा का पूरा आप टैक्सेबल कर दोगे 30,000। ठीक है, एजुकेशन अलाउंस आपको दिया है 5200। अब ये 3 चिल्ड्रन का दिया हुआ है, फॉर 3 चिल्ड्रन 5200 आपको दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एजुकेशन अलाउंस, तो अलाउंसेस वाला वीडियो अगर आपने देखा हो तो उसमें हम एग्जम्प्टेड वैल्यू निकालते हैं एजुकेशन अलाउंस की, तो हम करेंगे लेस एग्जम्प्ट और इसका हम बनाएंगे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम टोटल वैल्यू लिख देते हैं, फिर जब वर्किंग नोट में हम बनाएंगे तो हम ये मिसिंग फिगर ऐड कर देंगे। टोटल इज 5200 और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी एग्जम्प्टेड वैल्यू, और फिर टोटल में से एग्जम्प्टेड लेस करके यहाँ पे आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। तब तक आगे चलते हैं, फॉर्मेट पहले कंप्लीट करना है। फिर आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड की है एम्प्लॉय को, मिसेज एक्स को, और अकोमोडेशन में दिया हुआ है द हाउस इज इक्विप्ड विद रेंटेड फर्नीचर। फर्नीचर भी है, इसका मतलब आपको फर्निश्ड हाउस दिया गया है। और फिर हमें देखना है रेंट फ्री है या फिर कंसेशनल रेट पे है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है, एम्प्लॉय कोई रेंट पे नहीं कर रहा है, इसका मतलब एम्प्लॉय के लिए तो रेंट फ्री हो गया। तो ये हमारा परक्यूजिट हो जाएगा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें वर्किंग नोट हम बनाएंगे, तो वर्किंग नोट नंबर 2। बेटा मैं बार बार बोल रही हूँ, आप जब तक पुरानी वीडियोस नहीं देखोगे, अलग अलग जो मैंने अलाउंसेस की, परक्यूजिट्स की, रिटायरमेंट बेनिफिट की जो वीडियोस बनाए अपलोड की थी, जब तक आप वो नहीं देखोगे आपको ये दोनों ही क्वेश्चन जो पहले बताया और ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा समझ में। ठीक है, तो इंडिविजुअल कंसेप्ट आपको पता होना जरूरी है। तो पहले पुरानी वीडियोस देखो तभी आप फाइनल प्रैक्टिस करोगे ना। ठीक है, तो ये आपका वर्किंग नोट नंबर 2 हम बनाएंगे। फिर एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है डोमेस्टिक सर्वेंट और स्वीपर और वॉचमैन। ठीक है, तो सर्वेंट प्रोवाइड किया है, तो ये तो हम वर्किंग नोट की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हैं। कितना पे कर रहा है, 500 पर मंथ,
तो यहाँ पे हमने 500 इंटू 12 कर दिया। फिर एम्प्लॉयर के सर्वेंट के बाद है स्वीपर। स्वीपर को भी 500 इंटू 12 मिल रहा है, और वॉचमैन भी है उसके पास, वॉचमैन फैसिलिटी भी मिल रही है, और इसकी सैलरी भी 500 इंटू 12। ठीक है, तो ये तो तीन अमाउंट्स हमारे पास आ ही जाएंगे, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 6000। यहाँ पे भी 6000, तो हम इसी को आगे कंटिन्यू कर देते हैं। इसके बाद है हमारे पास एम्प्लॉयर स्पेंड 2500 ऑन रिफ्रेशर कोर्स। तो रिफ्रेशर कोर्सेज में जो या फिर जो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज होती हैं, उनमें अगर एम्प्लॉयर कुछ स्पेंड कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय के लिए, तो उस केस में वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होता है। तो रिफ्रेशर कोर्स वाला भी एग्जाम्प्ट होगा, और जो टेलीफोन बिल्स पे करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के, वो भी एग्जाम्प्ट होते हैं। ठीक है, तो रिफ्रेशर कोर्स का और टेलीफोन बिल्स का एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मेट में ना लिखो, फॉर्मेट में जरूर लिखना है। यहाँ पे अमाउंट वाले कॉलम में आप एग्जाम्प्ट लिख दोगे, तो यहाँ पे आप लिख दोगे रिफ्रेशर कोर्स, और नीचे आ जाएगा टेलीफोन बिल्स, और दोनों में ही आ जाएगा एग्जाम्प्ट। ठीक है, फिर प्रोफेशनल टैक्स है। तो प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉई ने, मिसेज एक्स ने खुद पे किया है। अगर एम्प्लॉयर ने पे किया होता तो यहाँ पे आता, अदरवाइज अगर एम्प्लॉई ने खुद पे किया है तो नहीं आएगा, सीधा उसको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो जो सैलरी की हम डिडक्शन मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताई, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स, वहां पे डिडक्शन मिल जाएगी, यहाँ पे बेसिक में ऐड नहीं होगा। तो यहाँ से आपका इन सब का टोटल करके आ जाएगा ग्रॉस सैलरी। ठीक है, यहाँ पे और ग्रॉस सैलरी में से आप सैलरी वाली जो डिडक्शंस होती हैं, लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, तीन डिडक्शंस हैं आपकी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, अगर कोई नहीं दी है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स नहीं दिया था, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा इतना डिटेल में आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, अदरवाइज आप सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन पे रहो। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स दिया है, ठीक है, तो वो दो हम लिख देते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो लिखने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने आपके लिए लिख दिया है ताकि आपको याद रहे कि ये तीन डिडक्शंस होती हैं सैलरी की। ठीक है, तो अमाउंट हम लिख ही सकते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें पता है 50,000 की होती है, एंटरटेनमेंट अलाउंस निल है, और प्रोफेशनल टैक्स हमें क्वेश्चन में दिया था 1200। ठीक है, तो यहाँ पे 1200 आ जाएगा, और इन सब का टोटल करके यहाँ पे हमने इन तीनों का टोटल कर दिया, तो ये हो गया आपका 51,200, और लेस होगा तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगी आपकी नेट इनकम फ्रॉम सैलरी, तो ये हो जाएगा आपका नेट इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया।
फॉर्मेट कंप्लीट होने के बाद अब हमारी जो मिसिंग फिगर्स हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो दो हमें वर्किंग नोट बनाने, ये वाला एग्जम्प्टेड वैल्यू ऑफ एजुकेशन अलाउंस और एक रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू। तो ये हम अगर इसमें लिख देंगे तो हमारा सारा फिगर्स कंप्लीट हो जाएंगी। तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 देखते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 और वर्किंग नोट नंबर 1 में हम क्या निकाल रहे हैं? एग्जम्प्टेड वैल्यू ऑफ एजुकेशन अलाउंस। ठीक है, तो एजुकेशन अलाउंस की एग्जम्प्टेड वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं। दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी द एग्जम्प्टेड वैल्यू ऑफ एजुकेशन अलाउंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट इज एजुकेशन अलाउंस received per month per child up to maximum of 2 children। ठीक है, और सेकंड होता है आपका ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो ये दोनों पॉइंट से हमारे पास हमें दो फिगर्स निकालनी है। तो फर्स्ट और सेकंड में हमारे पास दो फिगर्स आ जाएंगी। फर्स्ट में क्या कह रहा है? एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड, जितना भी आपको एजुकेशन अलाउंस मिला है पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। अब यहाँ पे हमें अलग अलग तो दिया नहीं है पर मंथ, हमें 5200 जो है वो पर एनम कंबाइन करके 3 चिल्ड्रन का दे दिया। लेकिन फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमें चाहिए सिर्फ 2 चिल्ड्रन का। तो 5200 कंबाइन अगर हमें दिया है और 5200 है 3 चिल्ड्रन का, तो डिवाइडेड बाय 3 अगर हम कर दें तो पर चाइल्ड का एजुकेशन अलाउंस कितना है पर एनम वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 5200 डिवाइड बाय 3, ये हमारा पर चाइल्ड का पर एनम एजुकेशन अलाउंस आ गया। तो फर्स्ट कंडीशन की, फर्स्ट पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? 1733.33, ये जो पर चाइल्ड की वैल्यू है हमें मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन तक का चाहिए? इनटू 2 चिल्ड्रन का, और ये ऑलरेडी पर एनम है तो हमें इनटू 12 करने की जरूरत नहीं है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, दिस कम्स आउट टू बी 1733.33 इंटू, अभी हम अप्रोक्स नहीं कर रहे हैं, हम बाद में कर देंगे। तो ये 3466 आया। अब हम इसको अप्रोक्स लिख सकते हैं 3467। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। दूसरी है हमारी 100 पर मंथ, यानी 100, अब ये पर मंथ है तो इसको तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 12। तो ये पर एनम हो गया इंटू 12 करके, इंटू 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, तो इंटू 2 चिल्ड्रन। तो 100 इंटू 12 इंटू 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2400। अब दोनों में से मिनिमम वैल्यू इज 2400, तो एग्जम्प्टेड वैल्यू ऑफ एजुकेशन अलाउंस इज 2400। तो ये आपका 2400 इसमें से लेस करके, और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एजुकेशन अलाउंस 2800। ठीक है, अब हमारा एक वर्किंग नोट बचा है, वर्किंग नोट नंबर 2। अब इसमें देखते हैं हमें क्या करना है। तो वर्किंग नोट नंबर 2 में हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। ठीक है, अब इसका अगर आपको याद हो पुरानी वीडियोस के थ्रू कि मैंने आपको पूरा एक चार्ट बनवाया था,
ठीक है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ, देखने से याद आ जाएगा। तो ये एक तरीके से पूरा चार्ट था, ये पूरा मैंने एक कंप्लीट वीडियो में आपको समझाया था। ठीक है, तो पुरानी वीडियोस जिन भी बच्चों ने देखी हैं वो अगर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है अदर एम्प्लॉयर है, और तो आपको सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है कि एम्प्लॉयर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है या फिर अदर है। तो अदर एम्प्लॉयर है, इसका मतलब हम इस वाली जो हमारा पूरा चार्ट है इसमें इस वाले सेक्शन में है। फिर हमें देखना है जो अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है वो अनफर्निश्ड है या फिर फर्निश्ड है। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि अकोमोडेशन के साथ फर्नीचर भी है, यहाँ पे देखो रेंटेड फर्नीचर, तो इसका मतलब हमारा फर्निश्ड अकोमोडेशन है। इसका मतलब अब हम इस वाले पार्ट में हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले एम्प्लॉयर देखा, फिर हमने देखा फर्निश्ड है, फिर हमें देखना है रेंट फ्री है या फिर कंसेशनल रेट पे। एम्प्लॉय कोई रेंट पे कर रहा है या नहीं पे कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय कुछ भी पे नहीं कर रहा है, कोई रेंट नहीं पे कर रहा। इसका मतलब एम्प्लॉय के लिए रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन हो गया। तो हमारे लिए फॉर्मूला विल बी unfurnished value plus 10% per annum of the cost of furniture plus higher charges minus charges paid by the employee। ये फॉर्मूला लगेगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बैक कैलकुलेशन का कंसेप्ट याद होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप वो फॉर्मूला लिखोगे जो हमें फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन क्या रहेगी, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री furnished accommodation is equals to, पूरा आप फॉर्मूला लिख लो, यहाँ पे हमारा पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। अनफर्निश्ड वैल्यू प्लस 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, अनफर्निश्ड वैल्यू प्लस 10% per annum of the cost of furniture plus higher charges minus charges paid by employee। ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूला हमें पता चल गया कि इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमें अकोमोडेशन की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है अनफर्निश्ड वैल्यू प्लस 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर प्लस हायर चार्जेस माइनस चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉय, तो जो भी वैल्यूज हमें दी हैं, पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं वो हम लिख देंगे, और जो नहीं दिए हैं उनको हम फाइंड आउट करेंगे। तो अनफर्निश्ड की वैल्यू फिलहाल के लिए हमें नहीं पता है। 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर के बारे में क्या बोल रहा था वो हम क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है रेंट फ्री हाउस इन दिल्ली फॉर विच एक्स लिमिटेड द एम्प्लॉयर पेड 5000 पर मंथ एज रेंट, द हाउस इज इक्विप्ड विद रेंटेड फर्नीचर। इसका मतलब फर्नीचर भी जो है वो एम्प्लॉयर ने खरीदा नहीं है, वो रेंट पे लिया है। तो 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर वाला जो कंसेप्ट है वो तो तब आता है जब हमें कॉस्ट पड़ रही हो, एम्प्लॉयर को पड़ रही हो, उसने खुद लिया हो, तो वो तो आएगा ही नहीं। और रेंट पे उसने लिया है जिसके लिए फर्नीचर का जो रेंट है वो 3000 पर मंथ वो पे कर रहा है, तो ये आपके हायर चार्जेस हो गए। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे इस फॉर्मूले में अनफर्निश्ड की वैल्यू हमारे पास नहीं है, प्लस 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर भी निल है क्योंकि वो दिया ही नहीं है, तो वो तो निल हो गई। फिर प्लस हायर चार्जेस जो हैं वो हमें 3000 पर मंथ दिया हुआ है, 3 है और 3000 पर मंथ हमें दिया हुआ है, तो 3000 इंटू 12 कर देंगे ओवरऑल हायर चार्जेस के लिए। तो यहाँ पे आ गया आपका 3000 इंटू 12 एज हायर चार्जेस, और एम्प्लॉय ने कुछ पे नहीं किया है तो वो नहीं आएगा, तो वो हो जाएगा निल।
ठीक है। तो इस फॉर्मूले में ये वाली जो पूरा हमने फॉर्मूला लिखा, इसको कंप्लीट करने के लिए, एक वैल्यू निकालने के लिए, रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास अनफर्निश्ड की वैल्यू नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए अब हम देखते हैं हमारा जो पूरा अकोमोडेशन का चार्ट था, हम पहुंचे थे यहाँ पे। पहले हमने देखा अदर एम्प्लॉयर है, फिर हमने देखा फर्निश्ड अकोमोडेशन है, फिर हमने देखा रेंट फ्री। तो हम यहाँ पे हैं, ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना है, इसमें हमें अनफर्निश्ड की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको अकोमोडेशन की जो वीडियो बनाई थी उसमें बैक कैलकुलेशन का कंसेप्ट बताया था, तो उसी के हिसाब से चलना है। यहाँ पे जो अनफर्निश्ड की वैल्यू है वो कैसे आएगी, यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, ये अनफर्निश्ड की वैल्यू, हम रेंट फ्री की बात कर रहे हैं तो यहां से आएगी। और यहाँ पे क्या लिखा है, एज पर टेबल, यानी ये जो टेबल बना हुआ है यहां से। ठीक है, तो आप देख रहे हो पहले हम यहाँ थे, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ आना पड़ा, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इस टेबल पे आना पड़ा। तो इसके लिए भी आप पहले अकोमोडेशन वाली वीडियो देखना, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, तभी आपको ये समझ आएगा। तो यहाँ पे जब हम आएंगे तो इस टेबल के अकॉर्डिंग हम हमारी अनफर्निश्ड की वैल्यू आएगी, फिर वो अनफर्निश्ड की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, अब अनफर्निश्ड की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास दो पार्ट्स हैं। पहले कह रहा है अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अब अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर तो है नहीं, एम्प्लॉयर ने खुद भी रेंट पे लिया हुआ है और रेंट पे कर रहा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है एम्प्लॉयर पेड 5000 पर मंथ एज रेंट। इसका मतलब इस टेबल में हमें यहाँ पे जो इस फॉर्मूला लिखा है इसके आगे ये वाला फॉर्मूला, ये हमें कंसिडर करना है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था इसमें हमें पता चला कि मेन जो फॉर्मूला है वो ये वाला है, ये मेन फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले से वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास अनफर्निश्ड की वैल्यू होनी चाहिए, तो हम अनफर्निश्ड की वैल्यू निकालेंगे। अनफर्निश्ड वैल्यू, और अनफर्निश्ड की वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं, वो हमने देखा बैक कैलकुलेशन से, कि पहले हम यहाँ पे देखा, हमने चेक किया एज पर टेबल, फिर यहाँ पे हमने चेक किया अकोमोडेशन टेकन ऑन लीज है, इसका मतलब ये फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अनफर्निश्ड की वैल्यू हमारे कैसे आएगी, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% of salary whichever is less। ठीक है, अब ये जो 15% ऑफ सैलरी लिखा है, तो यहाँ पे सैलरी का मीनिंग क्या है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पार्ट, प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। ठीक है, ये है आपका सैलरी का मीनिंग। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपने फॉर्मूले में लिख लिया सैलरी का मीनिंग। तो सैलरी इज इक्वल्स टू बेसिक प्लस डीए रिटायरमेंट बेनिफिट पार्ट। अब इसमें जो जो दिया हुआ है वो लिख के हम सैलरी निकाल लेंगे। तो बेसिक आपके पास है, बेसिक सैलरी हमें दिया हुआ था, यहाँ पे देखो 3,10,000 बेसिक सैलरी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने लिख लिया 3,10,000 प्लस डीए जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पार्ट लेना है। तो हमें क्वेश्चन में जो डीए दिया हुआ है, कोई ऐसा अलग से परसेंटेज नहीं दिखा दिया कि 20% फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, या 72,000 में से 2,000 इज पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। हमें पूरा डीए के आगे लिख दिया फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। इसका मतलब पूरा का पूरा जो 70,000 डीए है दैट इज पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो वो पूरा 70,000 हमें यहाँ पे कंसिडर करना है। ठीक है, तो इसमें 72,000 लिख दिया, प्लस
बोनस हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो बोनस तो हमारा 0 हो गया, कुछ भी नहीं है हमारे पास। कमीशन भी हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है। प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, तो हमने क्वेश्चन में जो हमने सॉल्यूशन किया इसमें हमारे अलाउंसेस की टैक्सेबल वैल्यू क्या क्या आई है वो हमें देखना है। तो मेडिकल अलाउंस 30,000 टैक्सेबल है, एजुकेशन अलाउंस 2800 टैक्सेबल है। तो ये दो अलाउंसेस हैं हमारे पास जो टैक्सेबल है, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। मेडिकल अलाउंस का 30,000 प्लस एजुकेशन अलाउंस का 2800। ठीक है, तो हमने क्या किया, सैलरी हमने सबसे पहले मेन जो हमारा फॉर्मूला था, जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, उसका फॉर्मूला लिखा। फिर उसमें हमारे पास अनफर्निश्ड की वैल्यू नहीं थी, तो हमने ये पूरे टेबल में से फाइंड आउट किया कि यहाँ से अनफर्निश्ड की वैल्यू आएगी, वो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा। फिर इसको कंप्लीट करने के लिए हमें सैलरी चाहिए, तो सैलरी का फॉर्मूला हमने लिखा और जो जो वैल्यूज थी वो हमने सारी यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अब हम इसको टोटल कर देंगे, तो 3,10,000 प्लस 72,000 प्लस 30,000 प्लस 2,800, तो ये आ जाएगा 414,800। ठीक है, अब इस सैलरी की हेल्प से हम ये अनफर्निश्ड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो रेंट पेड कितना था, रेंट पे कर रहा था जो हमारा एम्प्लॉयर था, वो रेंट पे कर रहा था 5,000 पर मंथ। तो 5,000 इंटू 12 तो रेंट पेड हो गया, यहाँ पे हमने लिख दिया 5,000 इंटू 12, तो ये आ गया आपका 60,000। तो 60,000 और 15% ऑफ सैलरी, तो 15% ऑफ किसका, जो हमने अभी सैलरी निकाला 414,800, तो ये आ गया 6,220। तो विच एवर इज लेस, तो 60,000 कम है, तो अनफर्निश्ड की वैल्यू हो गई 60,000। तो यहाँ पे अब हम इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका बैक कैलकुलेशन था कि पहले सैलरी निकाली, उसको हमने यहाँ पे यूज किया, फिर इसको हमने यहाँ पे यूज करना है। तो 60,000 आपकी अनफर्निश्ड की वैल्यू आ जाएगी, प्लस जो आपका कॉस्ट ऑफ फर्नीचर तो कुछ है नहीं, हायर चार्जेस 3,000 था, तो 3,000 इंटू 12। ठीक है, इसको हम लिख ही देते हैं, 36,000 हो जाएगा। तो ये 36,000 और चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉय कुछ नहीं है, तो ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ से हम इसका टोटल कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 96,000। इसका मतलब जो हमें फॉर्मेट में लिखना था, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, उसकी वैल्यू 96,000 आ गई। अब इस 96,000 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 96,000। तो हमारा पूरा जो फॉर्मेट था उसमें सारी फिगर्स हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हम ग्रॉस सैलरी निकाल लेंगे सबका टोटल करके। ये आ गया, फिर एजुकेशन अलाउंस, अकोमोडेशन की वैल्यू, और ये सारा हमने ऐड कर दिया, तो आपकी ग्रॉस सैलरी आ गई 5,28,800। डिडक्शंस हमने इसमें से लेस कर देना है, तो आपकी नेट इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगी विच इज 4,77,600। ठीक है, तो ये हमने दूसरा क्वेश्चन देखा आज की क्लास के लिए। तो आई होप जिन भी बच्चों के एग्जाम्स हैं उनको इस वीडियो से थोड़ा बहुत कुछ हेल्प मिले इनकम फ्रॉम सैलरी वाले चैप्टर को और अच्छे से समझने के लिए। बाकी तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करनी है, मैं समझा ही सकती हूँ, बाकी प्रैक्टिस तो खुद ही करोगे आप, तभी ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके, बाय बाय।